now we have seen exploitation by colonial government in agricultural sector and in industrial sector. Now it's time for the third sector, which was foreign trade. Now आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉरेन ट्रेड से रिलेट करना एक पॉइंट हमें जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी था वो पॉइंट, वो था हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया में, इट वाज फेमस वर्ल्ड वाइड। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उसके एक्सपोर्ट पे हेवी ड्यूटीज लगाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी डिमांड कम हो गई, राइट। पहले बहुत डिमांड थी, इंडियंस क्या करते थे, इंडियन जो क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशंस थे, वो लोग ये सब कुछ सप्लाई करते थे बाहर, दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट। बाद में क्या हुआ, उन्होंने हेवी ड्यूटीज इंपोर्ट करी। अब बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हैंडीक्राफ्ट का, वो तो खत्म हुआ ही हुआ, हमारा क्या हुआ, हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो भी अफेक्ट हुआ। सो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पॉलिसीज बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहाँ पे पॉलिसीज बनाई थी, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता था, इंडिया का फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर कैसा था। दैट मीन्स हम किस कंट्री को दे रहे हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैवी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, द कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स हाउ मच आर वी इंपोर्टिंग और exporting. Now moving on to the next point, which is there are three main things: exporter of primary products and importer of finished goods, monopoly of British rule, and drain of Indian wealth during British rule. Now these three are the main areas जहां पे हम देखने वाले हैं कि हमारा foreign trade जो है वो exploit कैसे हुआ था। The next one, India exporter of primary products and importer of finished goods. That means India merely became just an importer of raw materials. जैसे कि हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर में our cropping pattern was changed from food crops to cash crops. Indian peasants were growing what? कैश क्रॉप्स, क्योंकि उनको क्या हुआ था, उनको हायर प्राइस ऑफर हुए थे ब्रिटिशर्स के पास से कि अगर आप ज्यादा कैश क्रॉप्स उगाओगे, इफ यू सेल इट टू अस, तो हम आपको अच्छे प्राइसेस ऑफर करेंगे। बट अल्टीमेटली क्या था, हमारे जो फार्मर्स थे उनको क्या नुकसान हो रहा था, दे वर यूजिंग ऑल दैट मनी इन बाइंग फूड क्रॉप्स फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि कैश क्रॉप से जो पैसे आते थे वो सारे के सारे पैसे उनके फार्मिंग में और फूड क्रॉप्स परचेज करने में चले जाते थे। तो इंडियन फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब सिमिलरली क्या हुआ यहाँ पे, इंडिया जब हमारे फार्मर्स जब इंडिया में कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे, तो कैश क्रॉप्स जो थे वो एक्सपोर्ट होते थे। वेयर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी, दे नीडेड कैश क्रॉप्स, दे नीडेड रॉ मटेरियल। नाउ इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। What happened is that इंडिया ने क्या प्रोड्यूस करना शुरू किया, रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिटेन इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब यहां से क्या होता था, इंडिया प्रोड्यूस करता था रॉ मटेरियल, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल ब्रिटेन में। ब्रिटेन हैड इंडस्ट्रीज, ठीक है, वहां का इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होता जा रहा था बिकॉज वहां पे मशीन्स, टूल सब कुछ अवेलेबल था, प्लस रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल था। हमने एक और चीज देखी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि इंडिया से जब भी चीजें एक्सपोर्ट होती थी तो उसके ऊपर नो ड्यूटीज वर चार्ज्ड, मतलब वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता था। तो यहां से क्या होता था, यहां से एक्सपोर्ट प्लस जो ब्रिटेन में बनता था ना, वो सारे गुड्स इंडिया में आते थे। दैट मीन्स वो इंडिया में इंपोर्ट होते थे। इंडिया यूज्ड टू परचेज दोज गुड्स एक तरीके से, ठीक है। बट अगेन कहां से आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं इंडिया में, तो नो ड्यूटीज वर चार्ज्ड, अगेन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा था। बट वो प्रोडक्ट्स जो थे वो हायर प्राइसेस में इंडियन मार्केट्स में सेल होते थे, ठीक है। इंडियंस यूज्ड टू बाय दोज गुड्स बिकॉज सिर्फ वही गुड्स अवेलेबल थे। हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो थे वो सब के सब खत्म हो गए थे, राइट। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा खत्म हो गया था, एबॉलिश हो गया था। द नेक्स्ट इज फर्दर इंपोर्टेड सम कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज। अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक पॉइंट रिलेट करो, वी हैड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया में लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज था बिकॉज इंडिया में ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी जो मशीन या टूल प्रोड्यूस करती हो। सो अगेन क्या हो गया था, इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स एंड टूल्स। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली मतलब क्या,
ये एरिया मेरा है, सिर्फ मैं ही यहाँ पे सेल करूंगी और यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ मेरा है, किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपने मोनोपोली मार्केट्स भी पढ़े होंगे इको में, राइट? सो मोनोपोली क्या थी? यहाँ पे ब्रिटिश रूल की मोनोपोली थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यू कुड सी दैट इजीली ना, हमें समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है ड्यूटी फ्री, कहां हो रहा है? ब्रिटेन में। इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, बट कहां से हो रहा है? ब्रिटेन से। सो दोनों ही जगह पे ड्यूटीज चार्ज नहीं कर रहे थे, ठीक है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा था। More than 50% of India's foreign trade was restricted to Britain, while rest was allowed to few other countries like China, Ceylon, that is present day Sri Lanka, and Persia, that is present day Iran. That means around more than 50% of the goods, they were imported or they were exported to Britain. It was restricted to Britain only, क्योंकि ब्रिटेन क्या था? हमारी रूलर कंट्री थी, हम क्या थे? कॉलोनी। वी वर जस्ट अ कॉलोनी, दे वर रूलिंग अस। सो हमारा पूरा ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था टू ब्रिटेन। उसके बाद अगर थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स बच जाते हैं तो वी कुड यू नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया। Remember Ceylon, China and then Ceylon. Ceylon means present day Sri Lanka and Persia means present day Iran. The opening of Suez Canal in 1869 served as a direct route for the ships operating between India and Britain. जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस था उसमें घूम के आना पड़ता था, राइट? तो इससे क्या हो रहा था? बहुत टाइम और बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही थी ना। ब्रिटिशर्स उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए क्या किया? अगेन दे डिड वन मोर थिंग विच वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनल इन द ईयर 1869. So moving on to the Suez Canal, first of all, Suez Canal में क्या था? It is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt. Isthmus means छोटा सा लैंड जिससे दो कंट्रीज या दो जो हमारे हैं, ये हमारे जो दो कॉन्टिनेंट्स है वो ऑलमोस्ट आपस में जुड़े हुए। इट्स अ वेरी थिन लाइन। तो वहां पे जो है ये कंस्ट्रक्शन हुआ है किसका? Suez Canal का। कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में। Now, the opening of Suez Canal in 1869 reduced the cost of transportation and Indian market easier. Now that means क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उनके जो आने का और जाने का टाइम था वो कम हुआ। Along with that, अगर जर्नी कम हो गई, जर्नी शॉर्ट हो गई तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी रिड्यूस हुआ। प्लस ये इजीली इंडियन मार्केट्स में अब अवेलेबल होने लग गए थे, जो भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे। The canal provided a direct trade route for ships operating between Britain and India and avoided the need to sail around the Africa. That means अब हमें all the round हमें घूम के अफ्रीका से घूम के आना नहीं पड़ेगा। We had a direct route, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? Again, we were saving time, we were saving cost of transportation and it was easily available in Indian markets now. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. That means भले ही ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के बारे में सोचा, but it is still one of the most important waterways in the world. Strategically and economically both. आज भी ये बहुत important है. Because now we are independent, तो अभी भी हम Suez Canal को यूज कर सकते हैं, ठीक है? It is still used by other countries, so that's why it is very important. The Suez Canal reduced the distance between Britain and India by approximately 5,100 miles, that is 8,200 kilometers. That means इतना vast जो difference था, जो उनको पूरा round journey करके आना पड़ता था, वो difference कम हो गया and we were saving lot of time and lot of cost. So this was about Suez Canal. Moving on to the third point, which is drain of Indian wealth. How was Indian wealth drained? हम जो सुनते हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, बट व्हेन ब्रिटिशर्स वेंट, जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हम लोग एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन गए, हम लोग एक अंडर डेवलप्ड नेशन बन गए। हाउ? उन्होंने हमारे नेशन की जो वेल्थ थी उसको कैसे ड्रेन किया? Under the British rule, India became an exporter of primary products and an importer of finished goods. There was a huge export surplus due to excess exports. However, export surplus was used for these three things. Now, सबसे पहले बात करेंगे कि हम क्या कर रहे थे?
एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। उसके बदले में लेट्स से अगर आप 100% रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां से आपके पास में 50 या 60% इंपोर्ट्स आ रहे हैं ब्रिटेन से। दैट मीन्स आपके पास में एक्सपोर्ट सरप्लस है। दैट मीन्स अभी भी 40% हमारे पास में एक्सपोर्ट सरप्लस बचा हुआ है। नाउ दैट एक्सपोर्ट सरप्लस अगर देखा जाए तो एक्चुअली में किसी कंट्री की इनकम मानी जाती है, राइट? कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया और हमने इंपोर्ट कम किया। दैट मीन्स वी आर सेविंग मनी। बट इन केस ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट सरप्लस भी कौन मैनेज कर रहा था? ब्रिटिशर्स, राइट? सो इट वाज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग 3 पर्पसेस: to make payments for expenses incurred by an office set up by the colonial government. That means अगर इंडिया में कहीं पे भी उनको ऑफिस सेटअप करना है तो कहां से एक्सपेंस बेयर होगा? हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस में से। To meet the expenses of war fought by the British government. जो वर्ल्ड वॉर्स हुए, जो ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़े, ठीक है, दैट मोमेंट दे वर रूलिंग इंडिया, तो अगेन दिस एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर। And last one is to import invisible items. Now, अभी हमने तीनों पॉइंट्स देखे जिसकी वजह से हमारे फॉरेन ट्रेड में बहुत ज्यादा हमने डिक्लाइन देखा। लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वीडियो दैट जहां पे हम देखेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन की कंडीशन थी वो कैसी थी।